ये सब महाकाल गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब आज इस प्रदेश कार्यालय में आजाद समाज पार्टी के में सभी मीडिया बंधुओं का हम हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। साथियों, आज पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी इस देश में समता मूलक समाज बन सके और ये जो अभी अहम मसला आया है कि जो हमारी दुर्घटनाएं उधर हुई थी, रोहित महबूला उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी मदर ने याचिका डाली थी, उसके ऊपर इन्होंने फैसला दे दिया। लेकिन ये सभी सोची समझी साजिश है। पूरे देश में जो है विधायिका पर, शासन प्रशासन पर पूरा कब्जा ब्राह्मणवादी मनीवादियों का है। वह अपने हिसाब से उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन हमारी मांग है कि इस देश में जो है जातीय जनगणना शुरू हो। जातीय गणना शुरू होने के बाद जितने भी बैकलॉग हैं तमाम यूनिवर्सिटियों में या जितने भी कार्यपालिका के कार्यालय हैं उनमें सबको बैकलॉग को भरा जाए, तब जाके इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना होगी। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, इस देश में जब तक बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाला व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये होने वाला नहीं है। सही मायने में सपनों को साकार करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में है, माननीय चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि आज जरूरत है एक कायद हो, एक परचम हो और एक सप हो। बिखरी हुई कौमों को कभी उर्दे फल नहीं मिलता, समझती क्यों नहीं मेरी कौम ये नुक्ता, लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। तो आज चंद्रशेखर आजाद जी जैसा रहबर हमारे बीच में है। सब हम उनके हाथ को मजबूत करें, जब जाके इस देश में बैकलॉग और सामाजिक परिवर्तन की बात हो सकेगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्टार्ट करें। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आजाद समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस देश से प्यार करता है और भारत के संविधान का सम्मान करता है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए आजाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश ने आगामी जो 11 फरवरी है, 11 फरवरी को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें मेन मुख्य मुद्दा है कि भारत सरकार द्वारा बैकलॉग और जाति जनगणना। आज देश की जो केंद्र की जो सरकार है, तो आज वो सरकार जिस तरह से पिछले क्लोजर और मर्जर के माध्यम से देश में जो रोजगार को जो वो समाप्त करती आ रही है, जिस तरह से उन्होंने एक बैंकों का के द्वारा एक देश की जनता का जो एक हक था और देश की जो एक नागरिक है, देश के जो नागरिक हैं, उन प्रत्येक नागरिक का ये हक है कि देश की सरकार उनको स्वच्छ वातावरण, रोजगार, स्वच्छ चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करे। ये उनका हक है और उस हकमारी किस माध्यम से की जा रही है, उसके संदर्भ में आज ये एक छोटी सी प्रेस वार्ता रखी गई है। और इसी हकमारी के विरोध में आगामी 11 फरवरी को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के माध्यम से हम उनको ये आगाह कराना चाहेंगे कि देश में जिस तरह से आज एक रोजगार का जो एक आतंक देश की जनता को भयभीत करे हुए है, उससे छुटकारा दिलाया जाए। जैसे कि आपकी जानकारी में होगा कि देश में अभी तक लगभग 3 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल देश में बंद कर दिए गए। क्लोजर और मर्जर, ये बंद करने का पीछे षड्यंत्र क्या है कि जब स्कूल ही बंद कर देंगे तो स्कूल की वैकेंसी खत्म हो जाएंगी, तो वैकेंसी खत्म हो जाएंगी तो रोजगार समाप्त हो जाएगा। ये एक रोजगार को समाप्त करने का उनका एक तरीका है। इसी तरह से आपने देखा होगा पीछे कुछ बैंकों का मर्जर किया गया था। उस बैंकों का जो मर्जर किया गया था, मर्जर करने के पीछे भी कारण यही था कि रोजगार को समाप्त करना। जब देश में रोजगार ही नहीं रहेगा तो देश की नागरिकों को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज देश की जो एक हालात बने हुए हैं, उस हालात को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, उनका एक ये आह्वान है कि देश के हर नागरिक को उनका जो हक है, उनका ये नैतिक, उनका एक संवैधानिक अधिकार, उनका एक हक बनता है कि उनको रोजगार दिया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी चिकित्सा दी जाए और स्वच्छ पर्यावरण दिया जाए। इसके लिए हम
तन मन धन से जो जितने भी हमारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं दिल्ली प्रदेश के, वो आगामी 11 फरवरी को जंतर मंतर पर आएंगे और इस देश की सरकार को ये एहसास कराएंगे कि देश में जो उनका जो हक है वो हक उनको दिया जाए, उनकी हकमारी ना की जाए। सर जय भीम। सभी मीडिया बंधु, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे एक प्रेस वार्ता के लिए आपके सामने मुखतब भी हैं। हम लोग 11 तारीख में एक आंदोलन चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में जंतर मंतर पे सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई सभी लोग वहां पहुंचे और जो एक विशेष मुद्दा पूरे भारत भर में है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करें। थोड़े से आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा साथियों। अभी राज्यसभा में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आंकड़ा रखा कि हमारे बैकलॉग के जो पद है वो कितने ज्यादा, सिर्फ एक विभाग में लगभग 40-50 हजार SC ST OBC के बैकलॉग के पद खाली हैं। और ये मामला एक शिक्षा विभाग का नहीं है। शिक्षा विभाग को मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि शिक्षा भारत की नींव है, आने वाली पीढ़ी में नया परिवर्तन लाती है। शिक्षा से ही पूरे भारत में एक नई ऊर्जा, नया एक सोच विचार का एक मामला बनता है साथियों। लेकिन ये बात लगभग हर डिपार्टमेंट में है, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे आपका राज्य स्तर में विद्युत विभाग हो, DTC हो, नगर निगम हो, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। और खासतौर में जो आंकड़े पेश कर रहा हूँ आपके सामने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लगभग जो SC सीट है लगभग 64% वो खाली पड़ी हुई हैं। जो SC सीट है आप सुन के हैरान रह जाएंगे, 83% वो खाली हैं। जो बैकलॉग है OBC जो है वो 80% खाली हैं। और एक आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो हमारा EWS कोटा है और हमारा जनरल कोटा है वो लगभग पूरे भारत में हर जगह फुलफिल है। ये जो SC ST OBC के लिए एक इन्होंने नॉट फॉर सुटेबल का इन्होंने एक टैग लगाया हुआ है। हमारे काबिल बच्चों को ये इस तरह का टैग देके उन्हें हटा देते हैं, उन्हें कंपटीशन से ही हटा देते हैं। बल्कि ये UGC की गाइडलाइंस है 2018 की कि ये जो नीट और उसका पेपर क्लियर कर लेगा उसे इस पे कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजें करने की, ये नॉट फॉर सुटेबल वाले किसी अधिकारी को ये कहने के लिए। हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ विशेष बात आपके सामने रखेंगे जो NSF के माध्यम से हमारे नौजवान साथियों को, हमारे प्रोफेसर्स को हेड ऑफ में भी रखने के बावजूद भी उन्हें ये कह दिया जाता है, जब पक्का करने की उनकी बात आती है कि नहीं भाई नॉट फॉर सुटेबल है। जो 18 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, 13 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ कार्य रहते हैं, उसके बावजूद ही उनके साथ ये इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हम लोग जो जब भी कोई इंटरव्यू हो वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो कि जिससे पता लगे कि वो पूछने वाला उनसे क्या पूछ रहा है और किस आधार पर उन्हें नॉट फॉर सुटेबल उन्हें बता रहा है साथियों। और इस कैटेगरी के अंदर केंद्रीय स्तरीय जांच भी होनी चाहिए कि ये ऐसे मतलब इतनी पद क्यों खाली करे जा रहे हैं। ये लगभग पूरे देश में देखा जाए तो मेरे हिसाब से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले में 10 लाख से ज्यादा पद इस तरह से ही खाली हैं कि जो नॉट फॉर सुटेबल करके हमारे बच्चों को उन्होंने निकाल दिया या उन्हें कम्पीट करने से रोकते हैं साथियों। और सभी बैकलॉग को सही तरीके से उसे नियुक्ति करी जाए और इसमें कोई भी डी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पहले इन्हें क्या करते थे कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल नहीं भरा तो उस पोस्ट को उसे जनरल में कन्वर्ट कर दिया करते थे ये लोग। और पिछले 10 सालों में बैकलॉग बढ़ता इतना हो गया है कि अब हमारे लोगों का कई जगह ऐसा भी हुआ है कि अब बच्चा ये सोचता है कि नहीं यार अब हमें इस तरह से रोकेंगे, तो मनोबल भी तोड़ने का काम किया साथ। ये लड़ाई सिर्फ पदों को भरने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए और SC ST नौजवानों को कुचलने की साजिश है। और इस लड़ाई को अब चंद्रशेखर साहब 11 तारीख में पूरे देशव्यापी आंदोलन करके सरकार को चेताने का काम करेंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग जंतर मंतर में भी प्रदर्शन करेंगे। चंद्रशेखर साहब सदन में रह के इस ज्वलनशील मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को एहसास दिलाएंगे कि आप कितना घोर इस सारे सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हो साथियों।
इस विषय पे और बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं आपको प्रेस रिलीज भी दूंगा और अभी कुछ केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए हैं वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी आगे की बात माने हिमांशु वाल्मीकि जी रखेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। आने वाली 11 तारीख को बैकलॉग को लेकर हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय जनगणना। जब तक देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों को उनकी कितनी संख्या है उस बारे में नहीं पता लग पाएगा, और जब तक संख्या नहीं पता लग पाएगी तब तक किन किन लोगों में कितना कितना जमीन कितना व्यवसाय के साधन बटे हुए हैं इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो जातीय जनगणना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बहुत लंबे समय से इसकी मांग है। इसको हमारे पूर्व में हमारे नेता माननीय काशीराम साहब भी इस बात को उठाते रहे हैं, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो जब तक ये बात नहीं क्लियर हो पाएगी कि गाँवों में कितने लोगों पे कितनी जमीनें हैं, उन लोगों पे कितने व्यवसाय हैं, उन लोगों पे सरकारी संसाधनों में कितनी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी है, उन लोगों पे खनिज में उनकी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी है, कितने उनके जो है जजेस लगे, सुप्रीम कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके हाई कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके विश्वविद्यालयों में जजेस लगे हुए हैं, कितने उनके क्लास 1 अधिकारी कर्मचारी हैं, कितने उनके बच्चे लेके सरकारी यूनिवर्सिटीज से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना इस देश में जब तक नहीं होगी तब तक देश के कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिलने के। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है और बैकडोर से उनके हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के माध्यम से कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के शिक्षा की बात कही गई। उस बात को साहू जी महाराज ने 1902 में 50% आरक्षण देके उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। उस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। मगर ये सरकारें जो आज देश के अंदर बैठी हुई हैं, जिनका राज है, वो इस देश के अंदर हम कमजोर वंचित वर्ग के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तमाम तरह से उनको रोकना चाह रही है। हमारे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ किस तरह की जुल्मजास्ती है, किस तरीके का अन्याय अत्याचार है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये बैक कैमरे की ऑफ कैमरे की बात है। अधिकारी यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे चंद्रशेखर साहब के पास आते हैं, वो बताते हैं किस तरीके का उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है, किस तरीके के साथ उन लोगों का जुल्मजास्ती हो रही है, किस तरीके से उन लोगों के प्रमोशंस को रोका जा रहा है, किस तरह से जाति के आधार पर उनको टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से अगर वो अपने समाज को जागरूक करने की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो उसी दिन से उनके पीछे लगने का काम करते हैं। आपने देखा हरियाणा के बड़े ऑफिसर थे वाई चंद्रपूर्ण साहब, किस तरह से उनको मजबूरन उनको जो है आत्महत्या करनी पड़ी। किस तरह से देश की बेटी जिनने कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को गौरवान्वित महसूस कराया यूपीएससी में टॉपर होके, और किस तरह से उसको जो है उस बेटी को जो है अभी हाल के दिनों में जो है उसको ट्रोल करने का काम किया। तो इस बात से हम लोग अंदाजा लगा लें कि जब ये हमारे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों के साथ इस तरीके का काम करेंगे तो हमारे कमजोर वर्ग के लोगों का कितना मनोबल डाउन होगा। किस तरह से कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पेट पाल के जो है पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, मगर जब उनके लिए संसाधन नहीं होंगे, जब उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब उनके आगे बढ़ाने की बात नहीं होगी, तो कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो इन्हीं सभी बातों पे जो है हम आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हम सब लोग आने वाली 11 तारीख को एक बड़ा दिल्ली के लोग बड़ा जो है प्रदर्शन बुलाने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग भी आएं। मान्य सभी मीडिया बंधुओं, सभी को सादर जय भीम और धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के आप लोग इस आंदोलन में अपनी रुकी हुई जो गति है उसमें सहयोग देने के लिए आप लोग आए हैं। जैसा कि आपको 11 फरवरी को जो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन जो होने जा रहा है, महाआंदोलन,
उसके मुख्य मुख्य बिंदु आप लोगों को बताए गए हैं। मैं इसमें अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर यूजीसी को लेके पूरा देश के अंदर सरकार ने खुद इसमें भागीदारी, मैं कहूंगा सरकार की भागीदारी खुद रही है इसके अंदर, कि सरकार के इशारे रहे हों, सरकार इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि उसने पक्षों को, जो देश के अंदर जो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों को आपस में लड़ाने की जो बात आपस में की है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही जाती है। जो देश के अंदर जो माहौल जिस तरीके का बना, क्या एक वर्ग को टारगेट किया गया हो, उसके लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, ये बहुत निंदनीय है। इसका सरकार को इस बिल के ऊपर, जो यूजीसी का जो बिल लाए हैं, जो 1956 में इसका आयोग गठन हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट होते रहे, और मुझे लगता है कि 2012 के बाद जो 2026 का जो बिल आयोग ने जो दिया था, उसके अंदर जो वाकई में इस देश के अंदर SC ST OBC के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जैसे रोहित वेमुला के बारे में आप जानते होंगे कि उनको आत्महत्या करने में मजबूर किया गया, पर वो एक हत्या थी, एक साजिश थी वो। तो उसमें हो सकता है कि भाई हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को राहत मिलने वाली होती, पर जो द्वेष इस देश के अंदर जो अगड़ी जाति के जो लोग थे, जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई हमारे लोगों को, यानी कि जो मुझे लगता है कि संख्या में कम है, और जो अत्याचारी हैं अपने आप को, फिर उनको डर किस बात का था, क्योंकि उसके अंदर, उस बिल के अंदर जो गठन हुआ, कमेटी का जो गठन हो रहा था, उसमें SC ST OBC और दिव्यांग और महिला भी थी। तो क्या वो महिलाओं को अपना नहीं मानते? महिला तो स्वर्ण जाति की भी हो सकती थी उसके अंदर, और जो दिव्यांग है वो भी स्वर्ण जाति के हो सकते थे। तो अत्याचारी लोग, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो खुद इस बात को लेकर डरे हुए थे कि भाई कभी हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो करते हैं, रैगिंग के नाम पे भी करते हैं, और कॉलेजों में जो और भी जो कई तरह की ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आई है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़े विस्तार से इंटरव्यू में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी उस बात को रखा भी है। मैं कुछ, जैसे आप भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या देखेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, उसमें सेंट्रल देखेंगे, सेंट्रल में 56 विश्वविद्यालय हैं, और स्टेट के देखेंगे कुल मिला के पूरे देश के 480 हैं, और डीम्ड जो विश्वविद्यालय हैं 125 हैं, और जो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं उनकी हम बात करेंगे तो 450 हैं। यानी कि उनके लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, ये यूजीसी में आने वाले विश्वविद्यालय वो प्राइवेट भी हैं, सभी हैं। तो आप इसमें भी देखेंगे कि किस पक्ष के पास क्या है, किसके पक्ष के पास क्या नहीं है। तो मैं इसमें, जैसे आप डिग्री कॉलेज देखेंगे, डिग्री कॉलेज भी हैं बहुत सारे, तो इनमें सारे अब जो हम लोग बैकलॉग की भी बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप बैकलॉग देखेंगे तो ऐसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखेंगे आप, शिक्षण जो संस्थान जो पद है जो रिक्त पड़े हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से 5500 के आसपास हैं। जो हम केंद्रीय की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें SC के 700 से 800, SC के 400 से 480, और OBC के 1000 से 1500 के आसपास जो पद जो खाली पड़े हुए हैं, जो सरकार ने बिल्कुल ही नजरअंदाज किए हुए हैं। तो हम उसकी भी इस कार्यक्रम में हम लोग बात रखने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि आने वाले वक्त में जो जातिगत जनगणना की भी बात हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पे भी ये जो लड़ाई है, जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जो करते थे, तो आजाद समाज पार्टी ने बीड़ा उठाया है, और पूरे जो भी हमारी दिल्ली के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, ये आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर परिवार सहित आप लोग पहुंचने काम करेंगे। और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आंदोलन की लड़ाई है, मान्यवर साहब कांशीराम भी कार्यकर्ता उठाएंगे। आपके आंदोलन जितने भी हो रहे हैं उसमें सवाल वो पूछे प्रशासन की तरफ से हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको परमिशन नहीं मिल रही है? ये बार एक बार सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बढ़ते हुए कार्रवाई को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। शासन प्रशासन के लोग जो जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। SC OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। जो वहाँ पे लोग हैं उन्हें डर है कि हमारा वोट बैंक खिसक ना जाए, इसलिए वो हमारी समय के समय पे जो है रैली कैंसिल करके हमारी रैलियों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हमारी ताकत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कमजोर दलित वर्ग के लोगों के जो बढ़ता हुआ कारवां है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मगर आप देख पा रहे हैं
कमजोर तो कहीं नहीं हो रहा। आगरा की रैली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। अभी हरदोई में रैली हुई, उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। दूसरे दल जो है वो पैसों पे लोग लाते हैं, वो उन्हें क्या नाम है, कुछ लालच दे के लोग लाते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है लोगों को लाया जाता है। मगर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं, उनकी रैली और सभाओं में जो लोग आ रहे हैं, चंद्रशेखर साहब को सुनने आ रहे हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि आजाद समाज पार्टी को बहुजन समाज के लोगों ने देश का जो है हुक्मरान बनाने, उस देश को जो है अपनी पार्टी मान लिया है और चंद्रशेखर साहब को अपना नेता मान लिया है। क्या दिल्ली में आपको रैली धरना प्रदर्शन करने की परमिशन मिल चुकी है? दिल्ली में हमें परमिशन मिल चुकी है और जल्द ही जो है एक बार दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको दोबारा बता दिया जाएगा। हमने, हमारे साथियों ने जो हमारे लीगल का काम देखते हैं, उन सब लोगों ने इस बात को, उन सब लोगों ने परमिशन लगा दी है और हमारी कल ही जो है मुलाकात है। ऐसा आप लोगों की एक ही घंटे में, यानी कि प्रोग्राम शुरू होने से 1 घंटे पहले ही आपकी परमिशन रद्द हो जाए इस बार भी? चिंता मत करो, दिल्ली में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इतनी कमजोर नहीं है जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग, जो पुलिस वाले जो हैं, हमारी परमिशन कैंसिल कर दे। तो आप लोगों की मांगे हैं, अगर वो आगे की नीति बताया ना, हम जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़कों पे जो है, हम सब लोग सड़कों पे संघर्ष करेंगे और आगे की नीति जो है माननीय चंद्रशेखर साहब संसद में जो है पहुंच के कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। अगर आपकी मांगे मानी नहीं गई तो क्या 2 अप्रैल दोबारा से आप लोग ये आएंगे क्या? मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये अभी गर्भ में है। मार्च में अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। ये अभी आने वाले समय में सब लोगों को पता लग जाएगा। एक आपके खिलाफ हिंदू वाहिनी वगैरह जो भी संगठन जो है वो यूजीसी पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? अच्छा सवाल है भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, यही लोग थे जो ये कह रहे थे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और आज सब लोग जो है वो बिल में दुख के बैठे हैं, समझे। आज सब लोग जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस पे। कोई छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कहता है तो कोई हिंदू भाईचारा कहता है, मगर बाबा मानव काशीराम साहब का भाईचारा 6743 जातियों का भाईचारा, बहुजन समाज का भाईचारा है, समझिए। आपने अभी हमारे साथी ने बताया किस तरह से रोहतक में जो है, जैसे एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, कुछ लोगों को जो है जय श्री राम बुलवाया गया, मारपीट करके जो है जय श्री राम बुलाया गया। वैसे तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने के लिए तो हम सब भाई भाई हैं, मगर जब हक अधिकार की बात आएगी, जब हक हकूक की बात आएगी, जब मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी, तो हम उनके जो है पैरामीटर में खड़े नहीं दिखाई देते, तब हम अलग हो जाते हैं। और ये अच्छा है कि समय समय पे ये सब चीजें निकल के आ रही है, लोगों को इनके बारे में जो है जानकारियां हो रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग रैलियां करते हैं तो बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती, वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसका कारण आप क्या मानते हैं? और नंबर 2, यूजीसी अभी लागू हुआ, और एक सवाल का ले लो, जो आप भीड़ की बात कह रहे हो उसका नगीना एग्जाम्पल है। लोगों ने उसको जो है हाथों हाथ लिया है और दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,50,000 वोट से जीते, चंद्रशेखर साहब 1,50,500 वोटों से जीते, समझे। तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना मन बना लिया है। इसका एग्जाम्पल अब ये खारिज हो चुकी है आजाद समाज पार्टी से। ये बात के लोगों में भीड़ तो जुट जाती है मगर वोट नहीं होते। वोट अब नगीना में मिल गए हमें। उत्तर प्रदेश में हम लोग ने चुनाव लड़ा था मीरापुर, वहां पे हमें 22,000 वोट मिले। कुंदरकी में हमने लड़ा 16,000 वोट मिले, समझे। तो और जब हम बिहार भी चुनाव लड़े तो 33,000 तक वोट मिले। तो ये बात अब जो है अब दूर हो चुकी है। ये एक तरीके का मनुवादी मीडिया या मनुवादी लोगों के द्वारा ये फैलाई हुई बात है कि आजाद समाज पार्टी के पास भीड़ तो है मगर वोट नहीं है। अब इस बात को हम खारिज करते हैं। अच्छा, जैसे यूजीसी अभी कानून लागू किया सरकार ने और कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए जब कोई ऐसा हमारे मतलब दलित समाज के ऊपर या एससी बहुजन समाज के ऊपर इस तरीके का कोई कानून बनता, तुरंत उसका कोई न कोई संगठन या संस्थान एक्शन ले लेते हैं और हमारे फेवर की बात कोई भी नहीं करता। क्या लगता है आपको? देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। आपने देखा होगा कि किसानों ने भी बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया और उन्होंने 700 से ज्यादा लोगों की उनकी शहादत हुई, तब जाकर उनको कुछ हल्का रिलीफ मिला। लेकिन जो अभी आपने यूजीसी के बारे में बताया, जो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसका रिजल्ट उन्होंने पहले दिखा दिया और अभी तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके रिजल्ट पे पहले बात कर रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है। ये सरकार का एक गेम होता है कि हम टेस्टिंग करके देखें। अभी तो आप
आप यूजीसी छोड़ दो, आप मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो क्या आप इसको ईमानदारी से देखें, क्या नेशनल मीडिया बायस नहीं है? क्या नेशनल मीडिया देश की जो वास्तविकता है उसको उठाता है? मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप सब लोग, मतलब बहुजन मीडिया का, जो आप अपनी पूरी मतलब रिस्क लेके, पूरी अपनी जान का रिस्क लेके, अपना मतलब सब कुछ त्याग करके इस देश की थोड़ी बहुत व्यवस्था को संभाले हुए हैं। वरना तो आप देखेंगे ये एक जो पॉलिसी जितनी बन रही है, जनहित की पॉलिसी आप एक बता दें कि सरकार ने जनहित की एक पॉलिसी बनाई है, सरकार ने ही वो एक्ट बनवाया, और सरकार ने उस एक्ट को बनाने में कितना टाइम लगाया? 10 साल लगे उसको। 2016 में उसके लिए मतलब कोर्ट से ऑर्डर हुआ था और 2026 में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस एक्ट को बनाने में, उस अधिनियम को बनाने में 10 साल लगाए हैं और उसको ब्रेक करने में 10 दिन नहीं लगे। तो ये एक सरकार की रणनीति है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सरकार ने इस देश में सारे रोजगार समाप्त कर दिए हैं। आज मात्र देश के अंदर 2% सरकारी नौकरियां रह गई हैं। तो 2% नौकरियों से कैसे मतलब देश में लोग जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने, सरकार ने जितनी भी संवैधानिक संस्था थी उन सबका निजीकरण कर दिया है, और निजीकरण करने का मतलब उनका पर्पज ये है कि रोजगार को समाप्त करना। अच्छा, जैसे बहुजन समाज के नेता लोग अपनी बात उठाते रहते हैं, चाहे जंतर मंतर हो, मंच के माध्यम से, कैसे भी, लेकिन जो संसद में बहुजन समाज के 131 पहले से वहां पे लगे हुए हैं, वो अपनी बात वहां पे पहुंचने के बाद क्यों नहीं उठा पाते और मजबूती के साथ क्यों नहीं रख पाते, जिससे सरकार दबाव में आए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो आपने कहा है इसका जवाब माननीय काशीराम साहब चमचा युग में पहले दे गए हैं। जो आपने बात कही है तो चमचा युग में इसका जवाब पहले दे चुके हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में माननीय चंद्रशेखर आजाद जिस मजबूती से इस बात को मतलब संसद में कोई मतलब मात्र 2 मिनट के समय मिलने में वो कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ते जिस मुद्दे को नहीं उठाते, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, देश का हो, विदेश नीति का हो, वो हर मुद्दे को टच करने की कोशिश करते हैं। सर, भारत आजाद हुए 77 ईयर्स हो गए हैं पर जातिवाद नहीं हटा, ऐसा क्यों? देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। सबको समानता का अधिकार मिले 77 साल हो गए। सबको वोट का अधिकार मिले भी 77 साल से ज्यादा हो गए। मगर अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने जो है अपनी जो जातिवादी सोच है वो नहीं बदली। वो लोग आज भी जो है कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को उसी तरह से देखते हैं कि पैर की जूती पैर में रहे। देश के अंदर भारतीय संविधान नहीं था। सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बनता था, जूते काटने वाले का बच्चा जूते काटने वाला बनता था, कसाई का बच्चा कसाई बनता था, और व्यापारी का बच्चा व्यापारी बनता था, पुजारी का बच्चा पुजारी बनता था। मगर देश के अंदर संविधान लागू हुआ तो परिवर्तन ये हुआ, देखने को मिला कि सफाई कर्मचारी का बच्चा नेता बन सकता है, जूता काटने वाले का बच्चा IAS बन सकता है, तो कसाई का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, बढ़ई का बच्चा पायलट बन सकता है, और व्यापारी का बच्चा जो है नशेड़ी भी बन सकता है और गुंडा भी बन सकता है। ठीक है, पुजारी का बच्चा जो है उल्टे सीधे काम करके रैपिस्ट भी बन सकता है। मतलब ऐसा प्रावधान हुआ देश के अंदर। ठीक है, और ये परिवर्तन जो आया है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आया। समय लगता है चीजों में। 1848 में माँ सावित्रीबाई फुले ने, पहली महिला जो थी, उन्होंने पहली लड़की को पढ़ाना चालू किया। मगर आज भी देखते हैं देश में उनकी एक महिला की बदौलत परिवर्तन तो आया। कम से कम तकरीबन 40-50 करोड़ जो है बहन बेटियां जो है 8वीं 7वीं जो है पढ़ लिख गई, और लेके चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक आज जो बनी हुई है ये उनकी बदौलत है। समय पर परिवर्तन लगता है 170 साल हो गए, मगर आज भी बहुत सारी बहन बेटियां जो है कम पढ़ी लिखी है। तो समय में लगेगा परिवर्तन होने में जो है, मगर परिवर्तन दिखाई देगा आपको। सर, आपसे एक सवाल है कि हम जाति की बात करते हैं कि हमें SC/ST से अलग जाति के लोग जो है वो हमारा शोषण करते हैं, और आपकी SC/ST की जाति में ही आपस में भी शोषण है, ऐसा क्यों? ये क्या मतलब होगा? ऐसा है मानना, जो जागरूक समाज नहीं है, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, ये हमारे बहुजन समाज को सोचना है। अगर जो है चूहा बिल्ली से ये उम्मीद करे कि मेरी रक्षा करेगी तो बिल्ली का काम चूहे को मार के खाने का है। अगर जो है बकरी शेर से उम्मीद करे कि मेरा रक्षक है, लेकिन शेर का काम बकरी को मार के खाने का है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में समानता की बात की तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इवन जो है संविधान सभा में आने के लिए भी बहुत सारे मतलब जो है इन्होंने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। लेकिन धन्य है पश्चिम बंगाल के लोग, धन्य है जोगिंदर लाल मंडल लोग
और जो मुतवा समाज के लोग जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1940 में संविधान सभा में भेजा। नहीं तो यहाँ बैकवर्ड का आदमी था पटेल, उसने ये कह दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर तू संविधान सभा में पहुंचेगा कैसे। मैंने खिड़कियां दरवाजे नहीं में रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। तो जब उन्होंने एकता बना वहाँ, मतलब जो हमारे बहुजन समाज में, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में, मतलब मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया, तो सारे रोशनदान खिड़कियां जो चौपट हो गए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। तो साथियों, इस देश में जब तक हमारा बहुजन समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो अपने समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है, उसका पढ़ना लिखना बेकार है। तो साथियों, मैं आपको दूसरा बता देना चाहता हूँ, काशीराम साहब कहते थे, जो हमारे हाथ का छुआ पानी नहीं छुएगा, पानी नहीं पिएगा, वो हमारी आवाज क्या उठाएगा संसद या पार्लियामेंट में। तो जब तक सत्ता पर ये लोग काबिज हैं, क्योंकि ये मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं, उसमें पहले ही लिखा हुआ है स्त्री शूद्र में शिक्षा ना देता, स्त्री शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो ये जो राज सत्ता पर पहुंच गए, बाबा साहब को ये पूरी मतलब ज्ञान था, आगन चाहत थी कि आजाद होगा तो ये लोग जो पढ़े लिखे लोग सत्ता पर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग काबिज हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, ए दलित शोषित समाज के लोगों, मैं आपको ऐसा अधिकार दे चुका हूँ, वोट का अधिकार, जो दोनों तरफ काटेगा। जिस दिन तुम इस वोट की कीमत को समझोगे, तुम इस देश के राजा बनोगे, हुक्मरान बनोगे। और जो राजा होता है उसका कभी कोई शोषण नहीं होता है। मुट्ठी भर लोग थे या अंग्रेज लोग, उनका यहाँ पर जो है लंबे समय से शासक रहा, और इस्लाम मत के मानने वाले जो शासक रहा है, उसका यहाँ जो भी धर्म भी भला भूला है, और उसके ऊपर कोई जुर्म अत्याचार नहीं हुआ है। तो बहुजन समाज, सारे संगठन हैं, कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो समाज को एकत्रित करने के लिए लगी हुई हैं। कितना समय और लगेगा? 77 साल हो चुके अभी हमको आपस में लड़ते हुए। एकजुट कब होंगे हम लोग? तमाम देखिए, उनसे सवाल है भाई जी। बहुत अच्छा प्रयास है, हम सब लोग मिलकर यही काम कर रहे हैं। समय लग रहा है, जैसे मान्यवर अभी सीपी सिंह साहब ने बताया कि जागरूक समाज ही आगे परिवर्तन लाता है। हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारे साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक त्रुटियां खत्म हो और आपसी भाईचारा बने। और हमें बहुत उम्मीद है कि ये 21वीं सदी में ये परिवर्तन जरूर हम लोग लाके रहेंगे। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी लोग इस परिवर्तन में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, और भी पार्टियां हैं, जो दलितों की पार्टियां हैं, वो कई बार इस कानून को कहती है कि हम इसका समर्थन करते हैं, क्या वो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, क्या वो पहले जब पास हो रहा था बिल तब उसका समर्थन कर रहे थे, वो कंफ्यूज कर रही है समाज को। इस पर आजाद समाज पार्टी क्या कहना है? अभी आप देखोगे ना, अभी आप इन सारी पार्टियों को देखो, इस बिल पे, यूजीसी बिल पे देखेंगे, जो दलितों का वोट लेने की बात करती हैं, पीडीए की बात करती हैं, पीडीए का नारा लगाने की बात करती हैं, उन पार्टियों के नेताओं ने ही, क्या नेताओं ने कहलवाया हो और इसका विरोध किया। और जो चुप रहता है वो भी विरोध की ही श्रेणी में ही शामिल होता है। क्या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या अन्य क्षेत्रीय कोई पार्टी हो, इस बिल पे सबने चुप्पी साध रखी थी। सबसे ज्यादा वोट हमारा SC ST OBC की बात कर रहा हूं मैं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा वोट है, और इस बिल पे सबके सब चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? हमारे लोग क्यों उनको वोट देते हैं? क्यों वो नेता वहां पर दरी बिछाने का काम कर रहे हैं? आज समाज की इस लड़ाई में उन लोगों को साथ आना चाहिए। हर वर्ग के लोग, जैसे SC ST OBC, मैं OBC समाज के लोगों से कहता हूँ इस बात को, ये आंदोलन, अगर इसको, ये जो बिल आया है, इसमें अगर आप सही में अगर अपनी आहुति दें, तो इस देश के अंदर एक गली, मोहल्ला, चौक, कोई भी मुझे लगता है जिला नहीं बचेगा, सड़क नहीं बचेगी जो जाम ना हो सके। अगर हम सही मायने में चाहें SC ST OBC के लोग, तो पूरा देश जाम कर सकते हैं। हिमांशु जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से यूजीसी का जो बिल आया और चंद्रशेखर ने जिस तरीके से यूजीसी को लेकर के आवाज उठाई, लगातार अब देखा जाए कि इस पर स्टे लग गया अभी कोर्ट की तरफ से। अब इसका जो फैसला 19 मार्च को आएगा, जो सुनवाई है, अगर सुनवाई आप लोगों की तरफ, यानी कि आप लोगों की तरफ अगर फैसला आता है या आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आता, तो आप लोग क्या करेंगे? पहली बात तो सिस्टर यह है कि जो चंद्रशेखर साहब ने आवाज उठाई है, चंद्रशेखर साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बहुजन समाज के लोगों ने अपनी वोट देके जो है भेजने को उन्हें काम किया है, और कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है पार्लियामेंट में भेजा। 131 सांसद या वहाँ पे और भी हैं, मगर कोई बोलता नहीं दिखाई दिया। जो समय समय पे हमारे वोट ले जाने का काम करते हैं, वो भी वहाँ बोलते नहीं दिखाई दिए। अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो हम धन्यवाद करते हैं, अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो 2 अप्रैल भी हमें याद है, 13 लोगों की शहादत जरूर हुई है, मगर शाम को ही जो है सरकार ने घुटने टेकने का काम किया। ठीक है,
हमें 13 पॉइंट रोस्टर का भी याद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है घुटने टेकने का काम किया। हमें गुरु रविदास मंदिर का आंदोलन भी याद है कि अब यहाँ लाखों लाखों लोगों का जमावड़ा यहाँ हुआ, तो सरकार ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और सभी दलों ने ये माना कि हमसे कोई गलती हुई। 11 तारीख को जो आप लोगों का आंदोलन है, झंडा डंडा लेके जाएंगे, इसका कितना आप मानते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पे, या जो टाइम 5 बजे का टाइम खत्म हुआ और ये सब चीजें खत्म तो भूल जाएंगे, कितना असर लग रहा है कि आपकी सरकार? एक बार पुनः अपील कर दीजिए सर। 11 फरवरी देखिए, जो 11 तारीख को आप बात कर रहे हो कि झंडा डंडा लेके जाएंगे, आप देखिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। झंडा डंडा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ विचार महत्वपूर्ण है, हमारी आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है, हमारा जो जिस मुद्दे पे हमारा संघर्ष है वो मुद्दा महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा हमारा अपने किसी व्यक्ति, हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर जी के लिए नहीं है, बालाराम के लिए नहीं है, हिमांशु जी के लिए नहीं है, अनिल जी के लिए नहीं है, महेश जी के लिए नहीं है, आप सबके लिए है। हम पूरे देश के नागरिक की बात कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी पूरे देश के नागरिकों के हक के लिए खड़ी हुई है, उनके हक के लिए बात कर रही है, चाहे उसमें सहयोग कोई दें या ना दें। अगर आप इस बात को कहते हैं कि उस दिन हमारा कोई आंदोलन मतलब सरकार नहीं करने देगी, तो सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम इस आंदोलन को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देंगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और लास्ट में फिर अगर इसके लिए आंदोलन की उस हद तक जाएगा, सरकार अगर बदलनी पड़ी तो आजाद समाज पार्टी सरकार को भी बदलेगी।